तो आज हम कहेंगे कि जितने भी अपने पार्ट है उन सभी पार्टों का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसे हमने अभी दो पार्ट कर लिए, पहला और दूसरा। पहले पार्ट में हमने किया है कि जैसे फसल वाला पार्ट है, फसल किसे कहते हैं, जैसे एक ही प्रकार के जो पौधे हैं वो बड़े पैमाने पर उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल जो होती है वो कितने प्रकार से होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है, गेहूं और चना, और इसको किस ऋतु में उगाते हैं, शीत ऋतु में। और जो खरीफ की जो फसल होती है उसको कौन सी होती है, चावल और मक्का, और इसको किस ऋतु में उगाते हैं, वर्षा ऋतु में। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर 7 जो चरण है पहली फसल उगाने के, कितने चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं। वो चरण आपको याद करने, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई हो गया, सिंचाई हो गया, भंडारण हो गया, कटाई हो गई, ये सभी चरण है वो सभी को याद होने चाहिए। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन आंसर है वो फटाफट देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर है, पहला है रिक्तस्थान। रिक्तस्थान क्या दिया हुआ है इसके अंदर, पहला कि एक स्थान पर कई जो पौधे उगाए जाते हैं उसको ये क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और फसल उगाने का पहला चरण क्या कहलाता है, मिट्टी तैयार करना। जो क्षतिग्रस्त जो बीज होते हैं वो क्या आ जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। फिर है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से जल तथा पोषक लेने चाहिए। खरीफ की फसल और रबी की फसल का उदाहरण आपको आना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक कौन सी होती है, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। और कार्बनिक खाद जो होती है वो कौन सी होती है, कार्बनिक खाद किससे बनती है, अपशिष्ट, गोबर, मलमूत्र, इनसे क्या बनती है, खाद बनती है। इसके अलावा अपने है क्या निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो मिट्टी तैयार करने पर टिप्पणी लिखनी है आपको, बुआई पर लिखनी है, और निराई और थ्रेसिंग पे। निराई किसे कहते हैं कि खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है, निराई। और थ्रेसिंग किसे कहते हैं कि जो अपने ने जो फसल काटी है उसको मशीन के द्वारा तो उस भूसे को अलग करना, और जो बीज अपने उसको अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। फिर है खाद और उर्वरक में आपको अंतर आना चाहिए कि खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक कहाँ बनता है, फैक्ट्रियों में। खाद से ज्यादा ह्यूमस मिलती है, इनसे कम ह्यूमस मिलती है। उर्वरक जो होता है उससे एनपीके ज्यादा मात्रा में मिलता है और उससे कम में मिलता है। इसके अलावा अपने इसमें सिंचाई की दो इंपॉर्टेंट विधियां हैं, कौन कौन सी, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। और सिंचाई किसे कहते हैं कि फसल को एक निश्चित समय अंतराल में जो खेतों में जो पानी देते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। इसके अलावा अपना खरपतवार किसे कहते हैं कि फसल उगाने से पहले जो अवांछित पौधे उग जाते हैं ना उसको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। फिर अपना दूसरा पार्ट है सूक्ष्म जीव, शत्रु और मित्र। क्या इसमें जो सूक्ष्म जीव है उसको हम किसकी सहायता से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, नीले हरी शैवाल और राइजोबियम। फिर एल्कोहल का उत्पादन किसके द्वारा होता है, यीस्ट के द्वारा। एजेक का कारक क्या है, जीवाणु। एजेक का क्या कारक है, जीवाणु। फिर यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए होता है, एल्कोहल। प्रतिजैविक का उदाहरण क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है, मादा एनाफिलिस मच्छर। संसदीय रोग किससे फैलते हैं, घरेलू मच्छर से। ब्रेड और इडली का फूल जाना, यीस्ट कोशिकाओं का फूलना। फिर किण्वन किसे कहते हैं कि चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। जीवाणु का कारक, जीवाणु किसका कारक है, एजेक का। राइजोबियम से क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस जो होता है उससे क्या होता है, दूध का दही बनना। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग करता है। अब जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या करता है, मलेरिया का कारक। और विषाणु किसका कारक होता है, एड्स का। किसका कारक होता है, और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या सूक्ष्म जीव को बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। इसको किसकी सहायता से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग होते हैं, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल और जीवाणु। प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल और जीवाणु। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, नीले हरे शैवाल और राइजोबियम। फिर हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखो, यानी जो हमारे जीवन में अच्छे मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे दूध का दही में कौन सा सूक्ष्म जीव बदलता है,
लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा जो प्रतिजैविक है वो कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों को नष्ट करते हैं, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा हमें इनसे कई सूक्ष्मजीवों से वैक्सीन का भी निर्माण करते हैं। और इसके अलावा कई जो सूक्ष्मजीव होते हैं जैसे वो क्या करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे केंचुआ हो गया, वो क्या करता है, मिट्टी को पोला करता है। और इसके अलावा हानिकारक जो प्रभाव है वो कौन से है? जो सनसनीय रोग फैलाते हैं, मादा एनाफिस मच्छर, घरेलू मच्छर, डेंगू का हो गया, ये सभी क्या होते हैं हमारे लिए हानिकारक। प्रतिजैविक किसे कहते हैं और इसका उदाहरण बताओ? कि प्रतिजैविक वे होते हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। और ये अपना इसके बाद में नाइट्रोजन चक्र है वो मैंने बता दिया अलग से। फिर है अपना अगला पार्ट कोयला और पेट्रोल। कोयला पेट्रोल में आपको जो पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये आपको याद रखनी है, आपको पूछेंगे। पहला प्रश्न है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का लाभ क्या है? तो इनका ईंधन के रूप में उपयोग करने का लाभ है कि एक तो ये वायु प्रदूषण नहीं करती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है और जलने पे कोई अवशेष नहीं छोड़ती और इन्हें आसानी से संग्रहण करती। इनका ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए ये स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, इनका परिवहन आसानी से होता है। तो लकड़ी की तुलना में एलपीजी और सीएनजी है वो क्या होती है? ज्यादा लाभदायक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेट्रोल का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण में यूज होता है? बिटुमेन। याद रखने से कौन सा होता है? बिटुमेन नामक जो है वो क्या होता है? सड़क निर्माण में इसका यूज होता है। कि वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? कि जो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी चीजें लेबोरेटरी में नहीं बनाई जाती, ये लैब में नहीं बनाई जाती। ये जो 300 साल पहले या 200, 500, हजारों साल पहले जो मृत जीव है या सूक्ष्म ये जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, वो मिट्टी के नीचे दब जाते थे। उनके दबने से क्या होता था? उनके दबने से ये चीजें बनती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण बताओ। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं जो क्या है? समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि लगातार इनका क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। इसलिए इनको समाप्त होने की कगार पे, क्योंकि इनकी सीमित है मात्रा है। क्या है? सीमित मात्रा बची है। इसलिए आजकल इलेक्ट्रिकल की ओर बढ़ रही है, गैस की तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनकी जो मात्रा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? आने वाले 10-20 सालों में ये पूरी रूप से क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसके अलावा है कोक के अभिलक्षण और उपयोगों का वर्णन। कोक के अभिलक्षण, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना सभी, कि यह एक कठोर सैरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। कोक जो होता है वो क्या होता है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप। ये आपको सत्य और असत्य में पूछेंगे कि क्या कोक होता है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है कि नहीं होता। फिर कोक का उपयोग, आपको दो उपयोग आज याद होने चाहिए कि कोक का उपयोग बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का उपयोग क्या करता है? बहुत सी धातुओं का निष्कर्षण करने में। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी होता है। कोक का उपयोग जल, गैस तथा प्रोड्यूसर गैस जैसे गैस ईंधन बनाने के लिए भी होता है। पेट्रोल निर्माण का प्रक्रम मैंने बता दिया कि कई सूक्ष्म जीव है, पेड़ पौधे, मृत जीव है, वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। उन दबने के कारण 300, 400, हजारों सालों में पेट्रोल वगैरह का निर्माण होता है। और पेट्रोल भी क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। फिर सत्य और असत्य आपको बताना है। क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। नहीं, पेट्रोल ज्यादा प्रदूषक है किसकी तुलना में? सीएनजी की। फिर कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। और इस पार्ट में से आपके सत्य और असत्य मिलान करने वाला प्रश्न पड़ेगा। ठीक है, मिलान करने वाला प्रश्न इसी पार्ट से आएगा आपका। कोलता विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। क्या है? कितने पदार्थों का मिश्रण है? 200 पदार्थों का। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है, साथ में मिट्टी का तेल भी क्या है?
जीवाश्म ईंधन होता है। मिट्टी का तेल भी क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। आगे के बात समझ में, ये चार क्या है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। फिर है रिक्त स्थान। क्या जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? कोयला और पेट्रोल। पेट्रोल के विभिन्न संपर्कों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? पृथक्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सी है? सीएनजी। यानी सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सी है? सीएनजी। देखो ध्यान से, क्या एलपीजी का यूज तो अपन घरों में करते हैं, किसमें करते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस का कहां करते हैं? घरों में। और सीएनजी का यूज कहां करते हैं? वाहनों में। कहां करते हैं? वाहनों में। याद रखना ये बात, सत्य है, सत्य में पूछ सकते हैं। तो ये आपका था तीसरा पार्ट। अब अपने आते हैं चौथे पार्ट में। कौन से पार्ट में? चौथे पार्ट में आ जाओ सभी। कि इसमें पहला प्रश्न है कि दहन की परिस्थिति। क्या दहन क्या होता है? जैसे कार्बन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। जो पदार्थ जलता है वो दाह्य पदार्थ कहलाता है। कौन सा पदार्थ कहलाता है? अब ये पूछ रहा है दहन की परिस्थिति क्या होनी चाहिए। तो एक तो दहन के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ऑक्सीजन। कोई पदार्थ कब जलेगा? जब ऑक्सीजन होगी। क्या होगी? और ज्वलन पदार्थ उसके ज्वलन ताप तक गर्म, यानी कोई पदार्थ का ज्वलन ताप फिक्स होता है, उस ताप तक उसको गर्म करना पड़ेगा, तब वो जलेगा। किसी ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी जलने के लिए कोई पदार्थ होना चाहिए। फिर है रिक्त स्थान। लकड़ी और कोयला जलने से क्या वायु का क्या होगा? प्रदूषण। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन बताओ? केरोसिन। द्रव ईंधन कौन सा होता है? नहीं कि ये एलपीजी होगा। एलपीजी द्रव थोड़ी होता है, गैस होता है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को किस ताप तक गर्म करना चाहिए? ज्वलन ताप तक। किस ताप तक गर्म करना चाहिए? तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा नियंत्रित नहीं करना चाहिए? पानी द्वारा इसको नियंत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है विद्युत का क्या होता है? ऊर्जा है। कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो मैंने ये पहले ही बता दिया कि सीएनजी और एलपीजी जो होता है वो कम प्रदूषक होता है। किसकी तुलना में? कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनकी तुलना में क्या होता है? कम प्रदूषक होता है। जब भी इसका उपयोग कहां लेते हैं? वाहनों में। आगे की बात सुन में। अगला प्रश्न अपना लकड़ी और एलपीजी ईंधन के रूप में तुलना करो। तो मैं सीधी सी बात समझाता हूं कि एलपीजी जो होता है वो शुद्ध ज्वाला के साथ चलता है, और लकड़ी है वो ज्वाला जो प्रदूषण फैलाएगी। क्या फैलाएगी? और एलपीजी है वो पूर्ण रूप से जलेगा, कोई अवशेष नहीं छोड़ेगा। लकड़ी है वो पूर्ण रूप से नहीं जलेगी, अवशेष छोड़ेगी। और ये वायु प्रदूषण करेगी। कौन? लकड़ी। और ये वायु प्रदूषण नहीं करेगी। एलपीजी किसी प्रकार की हानिकारक गैस से नहीं छोड़ेगी, लेकिन लकड़ी है वो हानिकारक गैस से छोड़ेगी। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट ईंधन के उसमें मान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल बटे किलोग्राम। याद रखना ये प्रश्न। उसमें मान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल बटे किलोग्राम। अगला है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। आपको याद रखना है कि जो आपका अग्निशामक होता है, कौन सा? अग्निशामक यंत्र होता है, उसमें कौन सी गैस लेते हैं? CO2 लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? CO2 क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी गैस होती है, इसलिए ये जिस पदार्थ की आग लगी हुई है उससे उसका संबंध तोड़ देती है, इसलिए कंबल की तरह कार्य करेगी। ये आग को क्या कर देगा? बुझा देगी। फिर है अपना कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियों को जलाना कठिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हरी पत्तियों में नमी होती है। क्या होती है? नमी। वो गीली होती है इसलिए वो जलती नहीं है, और सूखी पत्तियों में नमी नहीं होती इसलिए वो आसानी से जल जाती है। फिर आप अपना अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सोने और चांदी को जलाने के लिए सुनार जो होता है, जो स्वर्णकार होता है, वो कौन से भाग का यूज करता है? बाहरी भाग। कैसा कलर होता है उसका? नीला कलर होता है। कैसा कलर होता है? नीला। तो ये याद रखना, क्योंकि नीला कलर वाला जो भारी भाग होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसलिए उसका यूज करते हैं। फिर है क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, न ही कोई प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए इसको दहन नहीं कहेंगे। जैसे ये दहन की प्रक्रिया है। दहन की अभिक्रिया पूछे तो ये लिखनी है जी, यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला से तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो इसमें ज्वाला भी निकलेगी और ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है। फिर है
विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पानी तो जल का उपयोग नहीं किया जाता। क्या मान लो कोई आग लगी या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया बिजली का, तो उसको पानी से बुझाएंगे या पानी से नहीं बुझाएंगे, क्योंकि जो पानी होता है वो विद्युत का संचालक होता है, इसलिए उसको पानी से नहीं बुझाएंगे। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमीनियम ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि एल्यूमीनियम होता है उष्मा का संचालक होता है। एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि एल्यूमीनियम में उष्मा स्थानांतरित हो जाती है और कागज का ताप तुलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। फिर वेरी इंपॉर्टेंट चित्र इस पार्ट का, मोमबत्ती का चित्र आपको बनाना आना चाहिए। इसमें कितने भाग होते हैं? कम गर्म, सबसे गर्म भाग ऊपर, बीच वाला भाग कम गर्म और सबसे कम गर्म कौन सा होता है? नीचे वाला। और ऊपर वाला भाग नीला और पीला और काला। सबसे ऊपर वाला भाग कैसा होता है? नीला और उससे पीला और काला भाग। ये तो सबसे गर्म होता है और ये थोड़ा कम गर्म और ये सबसे कम गर्म होता है। आगे की बात सुन में, ये तीनों भाग होते हैं इनके, तो ये एक पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला जो पार्ट है वो निकालो, इसमें थोड़े सिलेक्टिव पॉइंट कर लेते हैं। जैसे वन वाला ये कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं कौन सा कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले स्पीशीज विशेष, क्या कोई एक क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज देखिए क्या विशेष क्षेत्र स्पीशीज यहाँ पे जाती है। क्या जो पक्षी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर आते हैं सुदूर क्षेत्रों से, वो किस कारण आते हैं? जलवायु परिवर्तन होने के कारण। अगला है अंतर स्पष्ट करो, वन्य प्राणी उद्यान और जैवमंडलीय, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। क्या वन्य प्राणी उद्यान किसके? वन्य प्राणी तो वह क्षेत्र है जहाँ प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। आरक्षित क्षेत्र किनके है? क्या वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों उस क्षेत्र के आदिवासी प्रारंभिक दस से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। चिड़ियाघर किनके है? ऐसा स्थान जहाँ प्राणी अपने किस में रहते हैं? कृत्रिम आवास में रहते हैं, मानी बाने बनाकर दे डाले हैं, ये इसमें रहेगा ये इसमें रहेगा। जो कृत्रिम आवास में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? चिड़ियाघर। अभयारण्य किनके है? वह क्षेत्र जहाँ जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। जठर में सुरक्षित रहे जीव जंतु वो के कहलावन को अभयारण्य। मेरा संकटापन, वे जंतु जो विलुप्त होने की कगार पर है उन्हें क्या कौन से जंतु कहते हैं? संकटापन। और विलुप्त स्पीशीज जिनका पृथ्वी पर आपको देखने को नहीं मिलते उन्हें क्या कहते हैं? विलुप्त है। वनस्पति जात और प्राणी जात का विशेष क्षेत्र में जिनकी वनस्पति यानी पेड़ पौधा पाए जाए माने केवल वनस्पति जात, और विशेष क्षेत्र में प्राणी जीव जंतु पाए जाए माने केवल प्राणी जात। वनोन्मूलन का दिन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन किनके है? यदि आप लगातार पेड़ पौधा काट रहे हैं तो अपने पृथ्वी पर की कौन सी गैस बढ़ रही है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है। जिस CO2 का कारण क्या हो रहा है? जीव जंतु भी मर रहे हैं और जो तालाब पानी है वो क्या हो रहे हैं? सूख रहे हैं। तो इन पे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है और वन्य प्राणी पर भी क्या पड़ रहा है? प्रभाव। फिर है अगला कि क्या होगा यदि हमें वृक्ष की कटाई करते रहेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और पूरी पृथ्वी पे क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। गर्मी होने के कारण क्या होगा? तालाब सूख जाएंगे, जीव जंतु है वो प्यास से मरेंगे और बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। फिर है मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत होने पर नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। तो इसके अंदर आप एक प्रश्न ये देख लेना कि अपने राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना। तो अपने राज्य में कौन कौन से उद्यान है? रणथंभौर कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर में। दूसरा केवलादेव, ये कहाँ पे है? भरतपुर। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर में। तो ये पार्ट आपको देख लेना है। फिर अगला पार्ट अपना आता है जंतुओं में जनन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको 100% बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो इसके अंदर जनन किसे कहते हैं कि जो मनुष्य जो होता है, जैसे जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? एक ही जनक भाग लेते हैं। जैसे अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, अमीबा हाइड्रा में मुकुलन वाला हो गया, ये सभी क्या होते हैं? अलैंगिक जनन होते हैं।
जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सजीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है। तो एक तो जैव निरंतरता ने सुनिश्चित करा है, लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ती जाए, जी के लिए जनन क्या है, जरूरी है। माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लाभदायक विभिन्नता स्थानांतरित। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो अपने को पता है कि निषेचन प्रक्रम कब होता है कि अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अंडाणु होता है या एस्ट्रोजन। अंडाशय अंडाणु स्रावित करता है और वृषण क्या स्रावित करता है, शुक्राणु। जब ये दोनों मिलते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है, संलयन। संलयन के बाद में क्या होता है, निषेचन, और निषेचन के बाद में युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद में क्या होता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद में नवजात शिशु का जन्म होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, मादा शरीर के अंदर, और बाह्य निषेचन कहाँ होता है, मादा शरीर के बाहर। एक टेडपोल प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होना कौन सा कहलाता है, जो अपना मेंढक जो होता है ना, कायांतरण प्रक्रम द्वारा बड़ा होता है, तो उस प्रक्रम को अपने क्या बोलते हैं, कायांतरण। फिर एक युग्मक में पाए जाने वाले केंद्र को संख्या कितनी होती है, एक। फिर युग्मनज और गर्भ में अंतर का शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, युग्मनज। यह भ्रूण की व्यवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग का भ्रूण की क्या है, बच्चे का सभी जो अंग होते हैं वो पहचानने योग्य हो जाते हैं। और युग्मनज होता है ये एक कोशिका होता है, और ये बहुकोशिकीय होते हैं। मादा में इंपॉर्टेंट है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, गर्भाशय में। क्या होता है, गर्भाशय में। कायांतरण किसे कहते हैं, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन सब आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यह जो होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मानव शरीर के अंदर होता है, और ये क्या होता है, बाहर होता है। नर मादा शरीर के शुक्राणु का उत्सर्जन करता है और दोनों इस युग्मकों का शरीर के बाहर फेंकते हैं। यह विकास शरीर के अंदर होता है, यह बाहर। इसमें जैसे मनुष्य हो गया, कौन सा मनुष्य कौन सा निषेचन करता है, आंतरिक, और मेंढक बाह्य। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट, अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन करो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक ही जनक भाग लेता है। जैसे इसमें दो विधियां हैं, हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। ये दोनों विधियां आपको याद करनी है। ये आपका होगा छठा पाठ। फिर अपना सातवां पाठ किशोरावस्था की ओर। लड़कियों में तो 10 या 11 उम्र 10 या 11 की एज में किशोरावस्था शुरू होती है, और लड़कों में 13 या 14 या 12 या 13 की एज में शुरू होती है। किशोरावस्था का पता कैसे चलता है, जब लड़कों की बोली चेंज होने लग जाए, उनकी हाइट बढ़ने लग जाए, और इसमें जो हार्मोन्स है लड़कों में तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, यौनारंभ शुरू होते हैं, और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर निकालो आप सभी। क्या शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित हार्मोन का पदार्थ का नाम क्या होता है, हार्मोन। ग्रंथियां क्या स्रावित करती है, हार्मोन। फिर किशोरावस्था किसे कहते हैं, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन हो जिसके परिणाम स्वरूप जनन क्या होता है, परिपक्व है। किशोरावस्था जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, 11 वर्ष की आयु से 18 वर्ष या 19 वर्ष की आयु तक होती है। फिर ऋतुस्राव किसे कहते हैं, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिका सहित विस्तारित हो जाता है, जिससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव और रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव का जो टाइम होता है वो होता है 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जब यौनारंभ होता है स्त्रियों में स्टार्ट, तब पहला ऋतुस्राव होता है। पहला जो ऋतुस्राव होता है उसे रजो दर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 की आयु में ऋतुस्राव होना क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुक जाने को क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति। फिर है पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, गर्भ हार्मोन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन, एड्रिनल एड्रिनलिन, अग्नाशय वृषण पौरुष। ये याद रखना, पौरुष हार्मोन कौन स्रावित करती है, वृषण। अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन। ये सभी ग्रंथियां और उनसे स्रावित हार्मोन के नाम याद होने चाहिए। फिर लिंग हार्मोन किसे कहते हैं, उनका नाम लिखो। लिंग हार्मोन नर में वृषण द्वारा स्रावित होता है, मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित होता है।
नर हार्मोन का कार्य क्या है? यह वर्षण द्वारा स्रावित होता है। इससे लड़के के चेहरे के बालों में क्या होती है? वृद्धि। यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। फिर मादा हार्मोन कौन सा है? पुनियम मादा हार्मोन सर एस्ट्रोजन। और नर हार्मोन कौन सा होता है? नर हार्मोन कैसे होता है? टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा सुनो ध्यान से, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम्स एप्पल, ये हमारे जो कंठ का होता है ना, ये बाहर वाला जो सीना, उसे क्या कहते हैं? कंठमणि या एडम्स एप्पल। गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? ये युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। ये जो गुण कहलाते हैं, क्या ये लड़कों में आवाज चेंज होती है, लड़कियों की भी आवाज चेंज हो जाती है। ये जो लक्षण होते क्या कहलाते हैं? गौण लैंगिक लक्षण। गर्भाशय में लिंग निर्धारण। अब देखो एक डायग्राम देखो आप, लिंग निर्धारण का चित्र देखो, सुनो ध्यान से। जैसे ये हमने ले लिया मादा और यहाँ पे एक्स वाई होता है, वो क्या होता है? 10वीं क्लास में प्रश्न आया था कि नर, निम्न में से नर बताओ, तो उसमें क्या देना था उत्तर? एक्स वाई। क्या उत्तर देना था? एक्स वाई। तो देखो ये एक्स एक्स होता तो मादा और नर होता तो वो एक्स वाई। तो इसका डायग्राम सीखो फटाफट। ये x हो गया, ये y हो गया। x को जब x से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? x x लड़की है कि लड़का है? लड़की। फिर वापस x को y से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? xy मतलब लड़की बनेगी। फिर x को x से मिलाएंगे तो वापस क्या बनेगा? xx, जिसको जो क्या होगा? लड़की। और x को y से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? xy, तो लड़का। कि जो y गुणसूत्र जिसमें होता है वो तो लड़का होता है। x y में x और y तो है सर 2 नंबर ये है अपना लड़का। जिसमें y गुणसूत्र आ जाता है वो तो लड़का होता है, और जिसमें x होती है वो क्या होती है? लड़की। ये आपका फिर है, सुनो ध्यान से, कि किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहा है और क्या नहीं खा रहा है। दिन में कौन सा आहार किशोर के लिए उचित है? रोटी, दाल और सब्जी। यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनानी है आपको। कौन कौन सी चीजों में वो होती है? देखो लंबाई में वृद्धि होती है एक तो, इसमें लंबाई में। दूसरा इसकी आकृति में, यानी कोई की हाइट बढ़ जाती है और आकृति में चेंज हो जाता है। तीसरा है स्वर में परिवर्तन, कोई की बोली चेंज हो जाती है। और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जनन अंगों का विकास और मानसिक बौद्धिक संवेदन परिपक्वता। फिर अपना अगला पार्ट है बल तथा दाब। फटाफट सुनो रे। बल और दाब। बल किसे कहते हैं? बल कहते हैं कि किसी वस्तु पे खिंचाव या धक्का देना क्या कहलाता है? बल। बल का सूत्र होता है F बराबर है ma। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अब इसमें पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनो। क्या धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था परिवर्तन के दो उदाहरण देने हैं। तो धक्के के कारण मेज पर रखी पुस्तक को आगे की ओर धकेलना, ये धक्का हो गया। दरवाजे को बंद करना, ये भी क्या हो गया? धक्का। और खिंचाव के कारण क्या होगा? खिंचाव है कुएं से पानी की बाल्टी खींचना या फिर ड्रॉवर को खींचना, दराज या ड्रॉवर को खींचना। फिर ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिससे लगाए गए बल से आकृति पर, एक तो जैसे बॉल पे अपने बल लगाते हैं तो उसकी आकृति चेंज हो जाती है, और साइकिल के ऊपर बैठ के उसकी सीट के ऊपर तो उसकी कमानी क्या हो जाती है? आकृति उसकी बदल जाती है, पिचक जाती है। फिर रिक्त स्थान बताने आपको कि कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है? खींचना। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु क्या करेगी? आकर्षित। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? यानी सामान से लदी हुई ट्रॉली है उसको क्या करना पड़ेगा? धकेलना। उत्तरी ध्रुव जैसे समान ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, याद रखना ये। और असमान ध्रुव क्या करेंगे? आकर्षित। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, नोट्स है इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि
कि बल का सूत्र सबको आता है, F बराबर ma होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल कहते हैं किसे कि किसी वस्तु पे धक्का देना या खिंचाव या आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण जो लगता है वो क्या कहलाता है, बल। फिर इसमें दाब है कि दाब किसे कहते हैं कि इकाई पृष्ठ पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। फिर सुनो ध्यान से कि जो संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, पेशी और घर्षण। क्या हमारी पेशी के द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है, पेशी बल। और संपर्क के कारण लगने वाला जो दो वस्तुओं को ऐसे गतिशील करते हैं या घटते हैं तो वो कौन सा बल होता है, किसी गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल। फिर अपना जो चुंबक होता है उसमें कितने ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अन्य क्रिया किसे कहते हैं कि जब दो वस्तु आपस में बल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, अन्य क्रिया। स्थिर विद्युत, अब असंपर्क बल है वो कौन कौन से होते हैं, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत क्या होता है, क्या आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। चुंबकीय बल किसे कहते हैं, चुंबक जो होता है वो बिना संपर्क में आए उस वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करता है। वो कौन सा बल हो गया, चुंबकीय। तो ये आपका दाब है। इसके अंदर कौन सा, दाब का सूत्र क्या होता है, B बराबर है 40। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। बल जो होता है, बल का सूत्र क्या होता है, ma। और मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। इसकी परिभाषा कैसे दोगे, इकाई पृष्ठ पे लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। और ये क्या कहलाता है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, और ऊपर वाला अदिश। दाब क्या होता है, सदिश। फिर है असंपर्क बल के उदाहरण पूछिए तो आपको क्या बताओगे, असंपर्क बल के उदाहरण बताओ। स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। फिर अपना अगला पार्ट है घर्षण। सुनो ध्यान से कि घर्षण कितने प्रकार से होते हैं, स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण। सबसे ज्यादा घर्षण कौन सा होता है, स्थैतिक, उससे कम सर्पी, उससे कम है लोटनिक। घर्षण बल किसे कहते हैं, कि गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। फिर देखो इसके क्वेश्चन आंसर देखो कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच क्या करता है, गति का विरोध करता है। घर्षण कहते किसे है कि जिसमें गति का क्या हो, विरोध। घर्षण किस पे निर्भर करता है, चिकने बल पर। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। कैरम बोर्ड जो होता है उसके पाउडर छिड़कने से घर्षण ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। सर्पी घर्षण किससे कम होता है, स्थैतिक घर्षण से। फिर है इसमें एक स्थैतिक घर्षण, सर्पी, लोटनिक। सबसे ज्यादा कौन सा घर्षण होता है, स्थैतिक, उससे ज्यादा कम है सर्पी, उससे कम है लोटनिक। याद रखना ये बात, ये पूछेगा, क्रम पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्थैतिक हो गया, सर्पी हो गया और लोटनिक। फिर है जैसे मान लिया कोई आप भी जो अपने खिलौने कार के संगमरमर पर के सूखे फर्श, गीला फर्श, तो सबसे कम जो घर्षण होगा किसके होगा, गीले फर्श पर होगा ना। और सबसे ज्यादा किसके होगा, सूखे फर्श पे। अब है सुनो ध्यान से कि खिलाड़ी जो होते हैं वो कीलदार जूते क्यों पहनते हैं। अगर खिलाड़ी कीलदार जूते नहीं पहनेंगे तो फिसल जाएंगे। और खिलाड़ी कीलदार जूते किस क्यों पहनते हैं, घर्षण बढ़ाने के लिए पहनते हैं। अगर वो कीलदार जूते नहीं पहनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। और जितनी ज्यादा भारी सामान होगा उसका घर्षण उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे मान लीजिए इसमें प्रश्न है कि एक जो लड़का है वो भारी सामान को धक्का दे रहा है, एक दे रहा है हल्के को, तो किसका घर्षण ज्यादा होगा, भारी सामान को धक्का दे रहा है उसका घर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। व्याख्या करो कि सर्पी घर्षण स्थैतिक से कम क्यों होता है। तो जब वस्तु सरकना आरंभ करती है तो उसके पृष्ठ से संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता कि उस पर संपर्क बिंदु में धस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक से क्या होता है,
कम। फिर है घर्षण मित्र और घर्षण शत्रु। तो आप में से कौन बताएगा घर्षण शत्रु? देखो घर्षण के कारण एक तो गाड़ी टायर घिस जाते हैं, अपनी जो चप्पल है वो घिस रही है, मशीन जो हो रही है उनके पुर्जे घिस रहे हैं। तो घर्षण अपना मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर घर्षण नहीं होगा तो जो टीचर है वो घर्षण नहीं होगा तो टीचर है वो श्यामपट्ट पे लिख नहीं सकेगा, और अगर घर्षण नहीं होगा तो जो मिस्त्री है वो घर नहीं बना सकेगा। घर्षण नहीं होगा तो अपने सड़क पे चल नहीं सकेंगे, और कोई भी गाड़ी है वो घर्षण नहीं होने के कारण सड़क पे नहीं चल सकती। ये है घर्षण मित्र। फिर वर्णन करो तरल में गति करने। अब विज्ञान की भाषा में जो है वायु को इनको क्या बोला है? तरल बोला है। क्या बोला है? तो बताओ जैसे एरोप्लेन की आकृति ऐसे क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है ऐसे? ताकि वो वायु को चीरती हुई आगे जा सके। अगर मान लिया ऐसे आकृति नहीं बनेगी तो ज्यादा वायु उसको पीछे फेंक देगी। क्या फेंक देगी? अगर तिरछी ऐसी होगी ना उसकी आकृति, जैसे नाव की आकृति ऐसी होती है और प्लेन की आकृति ऐसी होती है, तो वो क्या करती है? वायु को चीरते हुए आगे निकल जाती है। फिर अपना अगला पार्ट है ध्वनि। ध्वनि वाला पार्ट है, उसमें निकालो सभी। क्या ध्वनि कहाँ संचरित हो सकती है? दो तरह और गैस। और ध्वनि कहाँ संचरित नहीं हो सकती? निर्वात में। और ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। ध्वनि जो होती है सुनने की जो सर्वता कितने से कितने होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? ये अपने सुनने की सर्वता प्रास है। कौन सी प्रास है? दिन में से वाक ध्वनि आवृत्ति न्यूनतम होने के कारण किसकी होगी? पुरुष। अब देखो सत्य रह सकते पुस्तकों में ध्वनि निर्वात में संतृप्त नहीं हो सकती। सत्य है ना ये बात? निर्वात कहते किसे है? वायु हमारे पास क्या प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं क्या आवर्ती कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। यदि कंपन का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि अधिक होगी, न कि मंद होगी। ये भी क्या है? गलत। मानव कानों की सर्वता का प्रास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000। फिर कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारक क्या होगा उतना ही अधिक। ये भी असत्य बात है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत थोड़ी कहते हैं, शोर कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। सही बात है। फिर इसके अंदर आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और प्रबलता कंपन की किससे निर्धारित होती है? आयाम। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध क्या होता है? आवर्ती और आवर्तकाल में आवर्ती इंटू आवर्तकाल बराबर है 1। ये याद रखना संबंध है। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक सेकंड। याद रखना ये। हाँ, आगे है कि एक सवाल आता है आपके कि एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करो। तो दोलन कितने 40 दोलन कर रहा है कितने सेकंड में? 4 सेकंड। तो इसकी आवृत्ति कितनी आ जाएगी? 10 हर्ट्ज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? और इसका आवर्तकाल कितना आएगा? क्योंकि आवर्ती आवर्तकाल का क्या व्युत्पन्न होती है? क्या होती है? अरे आवर्ती आवर्तकाल का क्या होती है? उल्टी होती है ना। तो आवर्ती और आवर्तकाल क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मतलब आवर्ती बराबर होता है 1/3। आगे बात समझ में। फिर है शोर और संगीत में अंतर आना चाहिए। क्या शोर क्या होता है? कष्टप्रद होता है। और संगीत क्या होता है? सुखदायक होता है। शोर से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे निद्रा, टेंशन, ब्लड प्रेशर ये हो सकती है। और संगीत से कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगला अपने पिछले साल के सुनाया था कि निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वाद्य यंत्र में कौन सा भाग करें? कंपन। ढोलक में तनित झिल्ली, सितार में तनित तार और बांसुरी में वायु स्तंभ।
आगे है अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण होने वाले स्रोतों की सूची बनाई है। तो ध्वनि प्रदूषण हर चीज से हो रही है, गाड़ी मोटर से हो रही है, बैंड बाजों से हो रही है, डीजे वगैरह हो रहे हैं, इनसे हो रही है, और विभिन्न धार्मिक स्थलों पे माइक वगैरह बजाते हैं उनसे हो रही है। तो हर चीजों से ये जुलूस वगैरह चुनाव के हो रहे हैं, इनसे भी क्या हो रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। फिर इसमें एक प्रश्न है, वार के अंदर वाला चित्र है वो इस साल आ सकता है। इसके अलावा अपना है 11वां पाठ रासायनिक वाला, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित करवाई जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, जैसे किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। ऐसे तीन द्रव के नाम बताओ जो विद्युत धारा के चालक हो, यानी ऐसे लिक्विड के नाम बताओ जो विद्युत का चालन करते हैं। नींबू का रस हो गया, कॉपर सल्फेट का विलयन और नमक का विलयन। नमक का जो विलयन होता है, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। इसका जो विलयन होगा वो विद्युत का क्या होगा, चालक होगा। नींबू का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, इन सभी का विलयन क्या होता है, विद्युत का चालक। फिर विद्युत लेपन किसे कहते हैं, वांछित धातु का किसी धातु के ऊपर क्या करना, जैसे जिंक की परत चढ़ाना, यह संलेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, लोहे की धातु पे अपने लगाते हैं, क्रोमियम वगैरह भी लगाते हैं। और आगे अपना इस पार्ट में है कि जो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके बने होते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर अवांछित धातु की परत निक्षेपित करना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन। इसके इस पार्ट के अंदर ना जो इसमें एक एलईडी भी है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या होता है, देखो इस पार्ट में से जो प्रश्न आएंगे वो देखो, मैं सुनो ध्यान से। एलईडी हो गया, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसके अंदर जो तार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं। बड़ा वाला तो होता है प्लस का, छोटे वाला क्या होता है, माइनस का। फिर इसमें आपको पूछे कि सुचालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं। सुचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ, वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है वो होते हैं सुचालक। क्या होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, Fe आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी क्या है, सुचालक। कुचालक कौन से हो गए, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी किसके उदाहरण है, कुचालक पदार्थ के उदाहरण है। एलईडी के बारे में बता दिया, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, जो कम धारा मिलने पर भी वो क्या हो जाता है, दीप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, दीप्त। और इसका डायग्राम बनाना चाहिए। वर्षा जल विद्युत का चालन करता है जबकि अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। वर्षा जल क्यों करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन। जबकि अशुद्ध जल होता है वो शुद्ध होता है, इसलिए उसमें आयन नहीं होते, इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। फिर इसके अंदर अगला पार्ट है अपना प्रकाश, लास्ट है ये पार्ट प्रकाश। चलो प्रकाश वाला पार्ट है, वैसे तो 13वां पार्ट है, इसको पहले ही पढ़ लेते हैं। प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है आपको वो देखो। क्या प्रकाश वो होता है जिसकी सहायता से अपने वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किसी ब्रश से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ये अपना होता है आपतन कोण, ये होता है अपवर्तन कोण, और ये होता है अपना अभिलंब। इसमें इसका उदाहरण कोण I बराबर होता है कोण R के। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अगर मान लिया आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश
अब इसके दो प्रकार का होता है, ये नियमित और विस्तृत या अनियमित। नियमित में क्या होता है, इसके जो पृष्ठ होते हैं वो चिकने होते हैं, ये नियमित परावर्तन होता है इस प्रकार से। और विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन का जो पृष्ठ होता है वो खुरदरा होता है, जिसमें जो लाइन होती है वो अनियमित रेखाओं में जाती है। इसमें क्या होती है, नियमित दिशा में जाती है। किस में जाती है, आने वाली जो सीधी आएगी लेकिन जाने वाली है वो अनियमित दिशा में। इसमें पृष्ठ है वो चिकना होता है, इसमें पृष्ठ क्या होता है, खुरदरा होता है। क्या होता है, इसमें परावर्तन की किरणें वो समांतर जाती है, इसमें समांतर नहीं जाती। फिर इसमें आपतित किरण किसे कहते हैं, कि जो इस पृष्ठ के टकराने वाली जो किरण है वो होती है आपतित, और पृष्ठ से टकराने के बाद में जाने वाली है परावर्तित। अभिलंब कौन सा होता है, ये जो 90 डिग्री का है ना, ये जो बीच वाला ये होता है अभिलंब। फिर आपतन कोण किसे कहते हैं, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता होगा परावर्तित कोण। फिर इसमें एक समतल दर्पण आता है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण के गुण आने चाहिए आपको, कि समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और जैसे मैं सिंपली बताता हूँ, जैसे अपने घरों में जो दर्पण होता है, जैसे जितना बड़ा आदमी बाहर खड़ा है उतना ही बड़ा उसकी अंदर दिखेगा। मतलब h बराबर क्या होगा, h'। क्या बिंब की ऊंचाई किसके बराबर होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और बिंब की दूरी है वो किसके बराबर होगी। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा। ये याद रखना, समतल दर्पण के गुण पूछेंगे आपको। फिर इसमें एक पार्श्व परिवर्तन भी होता है, कि उल्टा आप दिखाएंगे तो हमें सीधा दिखेगा, सीधा दिखाएंगे तो उल्टा दिखेगा। ये चार आप इसमें उपयोग। फिर है जो सूर्य का जो प्रकाश है उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, सूर्य के प्रकाश को किससे गुजारते हैं, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और इन 7 रंगों को हम क्या बोलते हैं, 4 5 6 7, इनका नाम होता है विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर। जिसमें ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो पैटर्न बनता है 7 रंग का, इनको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है इंद्रधनुष का। और ये जो प्रकाश है सूर्य का, इस प्रकाश को हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश। क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश। इससे पता क्या चला कि सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। उन कलर का नाम याद होना चाहिए, विबग्योर से याद रख लेना। वायलेट, इंडिगो यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, जब कोई भी जो जैसे इसने क्या कर दिया, प्रकाश को फैला दिया ना, 7 रंगों में विभाजित कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का विक्षेपण। मोतिया बिंदु किसे कहते हैं, क्या कोई व्यक्ति है उसका उम्र होने के बाद में उसका जो आंख का लेंस है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। इस रोग को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के लिए अपने द्विपक्षीय लेंस लेते हैं। कौन सा, यानी इनका इलाज करने के लिए कौन सा लेंस लेंगे, द्विपक्षीय। फिर जो अपने आंख जो होती है, आंख के अंदर है जो रेटिना होता है, वहां पे अपनी फोटो इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज। प्रतिबिंब कहां बनता है, आंख पे, रेटिना पे या दृष्टि पटल पे। फिर एक कैलेडोस्कोप होता है। कैलेडोस्कोप का काम क्या होता है कि अपने को विभिन्न प्रकार के पैटर्न, नए नए पैटर्न देना, क्या कहलाता है, कैलेडोस्कोप का यूज करते हैं। और एक प्रश्न बताओ, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से ज्यादा होता है या कम होता है, बराबर होता है। क्या होता है, याद रखना ये बात। इसके अंदर एक आपको मानव नेत्र का चित्र देखने को मिल सकता है। इसमें मानव नेत्र के भाग कौन से होते हैं, कॉर्निया, परिधारिका, पश्चिमाभि, रेटिना और ये जो क्रिस्टल लेंस हो गया, ये सभी आंख के क्या है, लेंस कौन सा होता है, इसमें उसका लेंस होता है। याद रखना, आंख में कौन सा लेंस होता है, वो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा। अब अपना लास्ट प्राकृतिक परिघटनाएं, इसमें क्या है आपको याद होना चाहिए कि प्लस जो आवेश होता है वो क्या करता है, ये जैसे मान लीजिए ये प्लस आवेश है, ये माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। जैसे मान लिया एक बैलून ले लिया मैंने,
अब ये वैल्यू प्लस का है और ये माइनस का है, तो अब इधर आएंगे तो दूर भागेंगे, पास आएंगे ना। अगर मान लिया इसको प्लस कर दिया तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित दूर जाएंगे। तो आवेश के इसमें आपको गुण याद रखना चाहिए। जब प्लास्टिक को किसी डंडे से रगड़ते तो प्लास्टिक की छड़ धनावेशित होती है। कैसी होती है? धनावेशित। या प्लास्टिक ना है, प्लास्टिक से आप करेंगे नहीं तो वो अपने आप को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। क्या समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित। धनावेश किसे कहते हैं? रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ते तो कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और अन्य प्रकार के आवेश को हम क्या बोलेंगे? ऋणावेश। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युतदर्शी का चित्र आना चाहिए। और इसके विद्युतदर्शी क्या काम आती है कि कोई वस्तु है उसके ऊपर कैसा आवेश है, प्लस है या माइनस है, उस आवेश को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विद्युतदर्शी। इसका यूज करते हैं, विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। फिर है इसमें भू संपर्कन किसे कहते हैं? किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजना क्या कहलाता है? भू संपर्कन। फिर है विद्युत विसर्जन का, जैसे बादल जो बनते हैं उसमें प्लस और माइनस बनता है। क्या बनता है? आवेश जब मिलते हैं तो चमकीली धारियां उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तड़ित के रूप में देखते हैं। इसका चित्र भी आना चाहिए आपको। तड़ित चालक इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं? तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों की तड़ित से सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। भूकंप किससे मापते हैं? भूकंप का जो पैमाना तो होता है रिक्टर। और भूकंप के जो तरंगे मापते हो किससे मापते हैं? भूकंप लेख किससे मापते हैं? किससे मापते हैं? भूकंप लेख किससे? रिक्टर पैमाना, इससे भूकंप मापते हैं। और ये इससे भूकंपी तरंगे मापते हैं। अगला है, थोड़ा ध्यान से, कि जो पृथ्वी होती है उसके तीन भाग होते हैं। बाहर वाला भाग होता है भूपरपट्टी, और अंदर वाला भाग हो गया आंतरिक रॉड, और उसके बीच वाला भाग हो गया बाह्य रॉड। फिर इसके क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता तांबे की छड़ को। के भारत के 3 राज्यों की सूची बनाए जिनमें सबसे भयंकर भूकंप आया था? कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। तड़ित से अपनी सुरक्षा के लिए 3 उपाय बताओ। गर्जन सुनते मकान अथवा भवन में चले जाना चाहिए। और आप किसी कार अथवा बस में यात्रा कर रहे हैं तो उसके कांच बंद कर लेने चाहिए। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी। एक इसमें है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट-चट की ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हमारे शरीर और उसके बीच में घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वहां पे चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है। इसमें अपने ने अभी 13 पार्ट है उसका रिवीजन किया है, तो और भी हम इसके अलावा जो डायग्राम है वो डायग्राम भी करेंगे इसके बाद में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।